हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आरपीएससी अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हां, हमसे जुड़कर आपका अब कॉमर्स स्कूल व्याख्याता बनने का सपना होगा हर हाल में पूरा। जी हां, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से सही कह रहा हूं आपको कि हमारे साथ जुड़कर कॉमर्स स्कूल व्याख्याता बनने का सपना आपका इस बार हर हाल में निश्चित रूप से पूरा होने वाला है। और मैं आपको ये बात और बता दूं कि बहुत जल्द राजस्थान सरकार स्कूल व्याख्याता की आरपीसी की ओर से वैकेंसी भी जारी करने वाली है, क्योंकि अभी वैकेंसीज का दौर चल रहा है। आप सबने देखा होगा, अभी रिसेंटली जूनियर अकाउंटेंट हमारे सामने आ चुकी है, साथ में आरएस की प्रशासनिक सेवा की वैकेंसी हमारे सामने आ चुकी है, और एक बेहतरीन सीटों के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि कॉलेज लेक्चरर की भी वैकेंसी हमारे सामने आ चुकी है। तो इसी के रिगार्डिंग हो सकता है कि अगले 1 या 2 महीने के अंदर या बहुत जल्द आपको स्कूल व्याख्याता भर्ती भी आपके सामने आपको दिखती हुई आ सकती है। और आप सब कहीं ना कहीं इसका प्लान कर रहे होंगे कि मैं कहां से पढ़ूं, किस तरीके से तैयारी करूं, साथ में किस तरीके की तैयारी के साथ मैं इस बार 100% सिलेक्शन लूं। तो हमारे यहां पर आरपीएससी अड्डा जो है वो एक बेहतरीन फैकल्टी के साथ, जो कि हमारे यहां पर है सीए, सीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड साथ में नेट क्वालिफाइड, ये सारी जो एक बेहतरीन अनुभव वाली जो टीम्स हैं, उन सब ने आप सबके लिए एक बेहतरीन कोर्स तैयार किया है, जिसमें आप यहां से इसको परचेज करके या ऑफलाइन भी विजिट करके आप इस बार की अच्छी पढ़ाई करके निश्चित रूप से अपनी सक्सेस सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जी हां, कॉमर्स बनने का, व्याख्याता बनने का इस बार आपका सपना आरपीसी अड्डा पर निश्चित रूप से पूरा होने वाला है। और साथ में आप हमारे डेली फ्री लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जिनको ज्वाइन करके आप अपने प्लानिंग को एक अच्छा बूस्टअप कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग को एक अच्छा बेस दे सकते हैं। डेली फ्री लाइव क्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल होती है। उसके लिए आरपीएससी एग्जाम से जुड़ी अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को अभी जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको आरपीएससी अड्डा नाम से हमारा चैनल मिल जाएगा, तो उसको आप तुरंत प्रभाव से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको डेली के जो अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, हमारी लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, और आरपीएससी से रिलेटेड अन्य वैकेंसियों के लिए भी जो कहीं ना कहीं कॉमर्स से जुड़ी हुई है, उनके लिए हम आपको अपडेट घर बैठे दे सकें। इसके लिए आपको आरपीएससी अड्डा को अभी सब्सक्राइब कर लेना है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम इस वीडियो में जो समझने वाले हैं वो यही है, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि आरपीएससी स्कूल लेक्चरर कॉमर्स वैकेंसी, तो जब वैकेंसी आएगी तो उसके लिए क्या क्या प्लान करना है, उस वैकेंसी में क्या क्या होता है, क्या योग्यताएं होती है, किस तरीके की विज्ञप्ति आती है, क्या आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का ग्रेड पे रहता है, साथ में सिलेबस का पैटर्न क्या रहता है, ये सभी इस वीडियो में आपसे मैं अभी शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और आरपीएससी स्कूल व्याख्याता बनने का सपना अपना पूरा कीजिए। तो जी, शुरू करते हैं हम सब। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरली क्या होता है कि कॉमर्स के स्टूडेंट हम जानते हैं सीए, सीएस में चले जाते हैं, आईसीडब्ल्यू कर लेते हैं, एमबीए बनने के लिए प्लान करते हैं, या उसके साथ साथ वो एमकॉम के साथ एलएलबी या अन्य कोर्सेज करते हैं। तो उनके दिमाग में एक क्वेरी होती है, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम होती है कि यार स्कूल व्याख्याता बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग इस वीडियो में जो की है वो करी है कि एक स्कूल व्याख्याता बनने के लिए क्या क्या हमारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो देखते हैं कि स्कूल व्याख्याता अगर आपको बनना है तो आपको सबसे पहले उसमें पीजी होना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स की जो पीजी होती है वो 3 डिपार्टमेंट में होती है। फर्स्ट होती है हमारी एबीएसटी, सेकंड होती है हमारी बीबीई यानी कि बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसे हम सभी ईएएफएम के नाम से भी जानते हैं, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड साथ में होती है बीएडीएम यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 3 प्रकार के स्ट्रीम में हम एमकॉम होते हैं। तो कॉमर्स व्याख्याता बनने के लिए आपके लिए कोई बायसनेस नहीं है, कोई भी आपके लिए प्रेशर नहीं है, आप तीनों में से किसी भी एक विषय में अपना एमकॉम हो सकते हैं। अब साथ में हम बात करें तो एमकॉम के साथ में आपका जो होना चाहिए वो होता है मस्ट बीएड, यानी कि हम सब जानते हैं पीटीटी एंट्रेंस एग्जाम के बाद हमारा किसी कॉलेज में चयन होता है और हम सब बीएड करते हैं। तो आपको किसी भी एक एमकॉम के साथ आपको साथ में बीएड की डिग्री भी लेना आवश्यक होता है। और जब आपके पास एमकॉम और बीएड दोनों की डिग्री साथ में होती है तो आप आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के फॉर्म भरने के लिए और व्याख्याता बनने के लिए पूरी रूप से एलिजिबल होते हैं। तो इस तरीके की योग्यता का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर आप व्याख्याता बनने का सपना देखते हैं तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि एमकॉम और बीएड दोनों आपके लिए मस्ट है, मैंडेटरी है। अब कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारी क्वेरीज ये भी होती है कि कौन आरपीएससी स्कूल व्याख्याता नहीं बन सकता है,
क्योंकि हम सब क्या करते हैं कि स्कूल व्याख्याता बनने के लिए फॉर्म फिल कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी डिग्री अधूरी रह रही होती है, कहीं ना कहीं हमारी एमकॉम अधूरी रही होती है, या कहीं ना कहीं एड भी अधूरी रही होती है, या कहीं पर मिनिमम परसेंटेज का क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया भी होता है, तो वो भी हमें नहीं पता होता है। तो हमने इसी के लिए एक स्लाइड ये भी तैयार की है। तो देखते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से कि कौन कौन सी डिसक्वालिफिकेशन होती है। तो इसमें होती है, जैसे सबसे पहले होती है कि अगर कोई ओनली एमकॉम है, तो ध्यान रखना है कि अगर आप ओनली एमकॉम है तो आप डायरेक्टली स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्वालिफिकेशन में बात करी थी कि इसके साथ आपका बीएड होना बहुत जरूरी है। तो ओनली एमकॉम वाले क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं। ओनली बीएड विथ बीकॉम, आपने बीएड कर ली है लेकिन आपने इधर यूजी ही किया है, अभी तक एमकॉम नहीं किया है, तो भी आप फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बनने का फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि आपको उसके लिए बात कर रहे थे हम कि पीजी होना बहुत जरूरी है। आप बीकॉम भी हैं, एमकॉम भी हैं, और इधर नेट और सेट में से कोई भी आपने एक क्लियर कर रखा है, लेकिन अभी भी आपने अगर बीएड नहीं किया है तो आप स्कूल व्याख्याता बनने का सपना अभी तक आप नहीं देख सकते हैं। उसके बाद हम देखें, आपने मान लो यूजी कर रखा है और आपने सीधा पीएचडी के लिए एडमिशन ले लिया है और आप अभी भी बीएड नहीं है, तो भी आप इस पीएचडी के बेस में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आवेदन नहीं कर सकते। इसके साथ हम देखें तो आपने बीकॉम कर रखा है और आज इधर आपने बीएसटीसी कर रखी है, लेकिन आप अभी भी बीएड नहीं हो, तो भी आप स्कूल व्याख्याता नहीं बन सकते, क्योंकि बीएसटीसी करने के बाद आप ओनली लेवल 1 यानी कि पहली से 5वीं तक के स्कूल टीचर के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखें तो आप एमकॉम तो हैं, बट जो एक मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है, कैटेगरी वाइज जब वो विज्ञप्ति आएगी तो उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। कैटेगरी वाइज जो मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है, अगर आपने वो भी नहीं छुआ है तो भी आप एमकॉम है और इधर बीएड भी है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ डिसक्वालिफिकेशंस है जो मैंने बताई है। तो आप इस डिसक्वालिफिकेशंस में कहां पर वेरी कर रहे हैं वहां पर आपको देखना है। अगर आपका बीएड बच रहा है तो आप बीएड में एडमिशन लीजिए, अगर आपका पीजी बाकी है तो पीजी में एडमिशन लीजिए, और इसके साथ साथ दोनों को कंप्लीट कीजिए और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का जो पे ग्रेड स्केल होता है और उसकी जो सैलरी होती है वो क्या होती है, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि स्कूल व्याख्याता परीक्षा भर्ती में अच्छी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए हमें सतत निरंतर प्रयास करना पड़ता है। तो इतनी मेहनत करके हम स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आवेदन करें तो उसके लिए हमें ऐसा कौन सा हम कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव पॉइंट होता है जो हमें आकर्षित करता है, तो वो होता है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का पे ग्रेड एंड सैलरी पैकेज। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छा आरपीसी स्कूल व्याख्याता बनने के बाद गवर्नमेंट हमें एक अच्छा पे स्केल देती है, जिसके बेस पे हम अच्छे तैयारी करके अपने जीवन के जो आजीविका होती है, अपने जीवन में जो हम जानते हैं कि जो आर्थिक रूप से मजबूती होती है वो आप अच्छे से कर सकते हैं। इस स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सक्सेस लेके अपने सपने को भी इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, तो इसमें पे बैंड होता है वो 9,300 से लगाकर 34,800 रुपए तक होता है, और साथ में जो इसका ग्रेड पे होता है वो 4,800 होता है, और ये जो किसमें कवर होता है वो लेवल 12 के अंदर कवर होता है। और साथ ही हम जानते हैं कि हर एक जॉब के अंदर जब हम गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं उसका एक क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है। तो स्कूल व्याख्याता परीक्षा में भी अगर आप लेक्चरर बनते हैं तो उसका क्या होता है, 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होता है। तो उस प्रोबेशन पीरियड में आपको जो फिक्स पेमेंट होता है वो जनरली 31,100 रुपए का मिलता है, जिसमें कुछ डिडक्शंस होते हैं, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस, आरजीएसएस हो गया, जीपीएफ हो गया, इन दोनों को मिलाकर लगभग 2,058 रुपए का डिडक्शन आपका इस सैलरी में से डिडक्ट होता है, और फाइनली इन आपके अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होती है वो 29,042 प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपके डिडक्शन के बाद आपको 29,042 रुपए की सैलरी आपको अकाउंट में मिलती है। उसके बाद हम देखें तो जब हमारा प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाता है तो प्रोबेशन पीरियड के बाद जो हमारी सैलरी स्टार्ट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। उसमें हमारी जो बेसिक सैलरी होती है वो 44,300 रुपए होती है। जो हमारा डीए होता है वो 42% होता है, जो कि इस 44,300 का होता है। तो 44,300 का 42% लगभग 18,606 रुपए होता है, और इसी पे बेसिक सैलरी पे आपको 9% एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, जो कि 3,987 रुपए होता है। इस तरीके से जो ग्रांड टोटल सैलरी आपकी जो बनती है वो बनती है आपकी 66,893 रुपए। ये आपकी ग्रोस सैलरी बनती है, और इस सैलरी में से भी लगभग 6,000 के आसपास आपके कुछ डिडक्शंस होते हैं जो कटते हैं, जैसे वही राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस वाला, जीपीएफ, एसआई, ये सभी मिलाकर लगभग 6,000 रुपए के आसपास आपका डिडक्शन होता है, और इन हैंड आपको 60,000 या 61,000 के आसपास सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो एक बेहतरीन पैकेज भी गवर्नमेंट आपको स्कूल व्याख्याता को देती है। तो ये पैकेज भी कहीं ना कहीं हमें स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पास होने के लिए मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। और हम सब जानते हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती जो कि एक सामान्य भर्ती नहीं है, एक गजेटेड ऑफिसर की भर्ती कहलाती है। आप राजपत्रित
अधिकारी होते हैं जो आप अन्य किसी स्टूडेंट्स या किसी भी पर्सन्स के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी करता है, चाहे वो मार्कशीट हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई सर्टिफिकेट हो, उनको हम वेरीफाई भी करते हैं। तो एक गजरेट पोस्ट होती है, एक सम्मानित पोस्ट होती है, समाज में एक अच्छा वजूद रखने वाली, एक अच्छा दर्जा देने वाली पोस्ट होती है। तो इस पोस्ट को निश्चित रूप से प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ के, आरपीएससी अड्डा से जुड़कर आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने कॉमर्स से ही मेनली रिलेटेड करके एक बेहतरीन पैकेज तैयार किया है, जिस पैकेज को आप खरीद कर उसको अच्छे से निरंतर पढ़कर आप निश्चित रूप से स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में एक सुनिश्चित अपनी सीट ले सकते हैं। तो जी हाँ, इस पैकेज के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए क्या मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, मार्क्स का वेटेज क्या होता है। तो हम सब जानते हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। एक होता है फर्स्ट पेपर, वो सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, या साइंस के अंदर भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी किसी भी स्ट्रीम से हैं, सभी का एक फर्स्ट पेपर होता है। और रिसेंटली पिछले 2 अटेम्प्ट में आरपीएससी ने जीके का पेपर भी वैसे अलग कर दिया है। सभी ग्रुप के लिए जीके का पेपर भी अलग अलग होता है, लेकिन स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2016 तक जीके का एक ही पेपर होता था सभी विषयों के लिए, और अपने सब्जेक्ट्स के पेपर अलग अलग होते थे। लेकिन पिछले 2 वैकेंसीज 2018 वाली और 2022 वाली वैकेंसीज में आरपीएससी ने क्या करा है कि जीके के ग्रुप भी अलग अलग बना दिए। एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि आपका सिलेबस तो जीके का सेम रहता है, लेकिन उसके पेपर जो होते हैं वो ग्रुप वाइज आते हैं। फर्स्ट पेपर में जो आपका क्वेश्चन का क्राइटेरिया रहता है वो होता है 75 क्वेश्चंस का। आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं और पर क्वेश्चंस के मार्क्स इक्वल होते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से 150 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर होता है। तो फर्स्ट पेपर का 150 मार्क्स का मैक्सिमम आपका पेपर होता है। उसके बाद हम बात करें तो पेपर 2 जो किसी भी सब्जेक्ट का हो, इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें भी 2 मार्क्स का एवरी क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। तो इस तरीके से टोटल 150 प्लस 300, इस तरीके से 450 मार्क्स का आपका टोटल फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का पेपर होता है। और इस मार्क्स के आधार पर जो मार्क्स आप ऑब्टेन करते हैं और कट ऑफ के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। और हम सबने वैसे बता ही दिया, इसमें एक मेरिट चयन होती है, उसमें प्रोविजनल, सबसे पहले अभी रिसेंटली कुछ सालों से पहले प्रोविजनल रिजल्ट आता है, जिसके अंदर 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना तक स्टूडेंट्स लिए जाते हैं। उन प्रोविजनल सूची में अगर आप आते हैं तो प्रोविजनल सूची के बेस पे आपके यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद काउंसलिंग होती है, फिर फाइनल रिजल्ट जनरेट किया जाता है, और उस फाइनल रिजल्ट की जो कट ऑफ जाती है, उस कट ऑफ के बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह भी क्वेरी रहती है कि इन दोनों पेपर के बाद कोई इंटरव्यू होता है क्या, या और कोई इसमें स्टेप होती है। तो मैं आपको बता दूं, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में किसी भी तरीके का कोई इंटरव्यू नहीं होता है, सीधी भर्ती होती है। इन दोनों पेपर को देने के बाद टोटल मार्क्स के जो भी आपका मार्क्स ऑब्टेन होते हैं उसकी कट ऑफ के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, और किसी भी तरीके का कोई इंटरव्यूज इसमें नहीं होता है। इंटरव्यू जो होता है वो प्रशासनिक सेवाओं में होता है, जनरली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में होता है, जो अभी रिसेंटली आरपीएससी ने जारी की है, उसमें इंटरव्यू हमारे होते हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर 24 का मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, आरएस के अंदर भी इंटरव्यू होता है, और जो बाकी की ऊपर की जो जितने भी हायर सर्विसेज होती है, अखिल भारतीय सेवा जिन्हें हम यूपीएससी कहते हैं, वहां पर इंटरव्यूज होते हैं। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में अभी इन रिसेंटली एग्जाम्स में किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है कि आप अपने सब्जेक्ट में कमांड करके अपने जीके को पावरफुल करके निश्चित रूप से अपनी एक सीट ले सकते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि इस तरीके की हम तैयारी कहां से करें, कौन कौन सी विषयों की पढ़ाई करें, किस सब्जेक्ट के लिए, किस टॉपिक के लिए हम कौन सी बुक का चयन करें, ताकि हम अच्छा ऑथेंटिक पढ़ पाएं और अच्छे से अच्छा पढ़कर अपना सक्सेस ले पाएं। तो मैंने आपको बता दिया और एक बार पुनः बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारे आरपीएससी अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस तरीके का बेहतरीन कोर्स ऑलरेडी तैयार है, जहां से आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके का कोर्स आपको किस तरीके से मिल सकता है। और बहुत जल्द जब वैकेंसी आएगी तो इससे रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स भी हम आपको देने वाले हैं। तो इसमें हम देखते हैं, तो पहले हम सबसे पहले देखें कि इसमें जो मार्क्स का क्राइटेरिया होता है और जो वेटेज होता है वो किस तरीके का होता है। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा कि कितने मार्क्स का कितना पेपर होता है, लेकिन यहां पर हम देखने वाले हैं कि किस किस लेवल के अंदर से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो हम अभी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो आपका जो 11th-12th होता है, जैसे कॉमर्स में अपने 11th-12th हम देखते हैं, तो 11th-12th यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल के हम देखें तो कितने बड़ा वेटेज आप देख सकते हैं, लगभग 55 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। यानी कि आपको 11th-12th का जो आपका बेस है उसको और पावरफुल बनाना है, उसको इतना अच्छा करना है कि यहां से आपके पूरे 55 क्वेश्चंस राइट हो जाए और आप पूरे 110 यानी कि 110 मार्क्स ऑब्टेन कर पाए। तो 55 क्वेश्चंस आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल से आते हैं,
उसके बाद हम देखें तो आपका जो ग्रेजुएशन लेवल होता है यानी कि बीकॉम, बीकॉम के लेवल से जिसमें ऑडिटिंग होती है, एफएम होती है, टैक्सेशन होती है, कॉस्टिंग होती है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होती है, लॉ होता है, मैनेजमेंट होता है, और इस तरीके से जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इंडियन बैंकिंग सिस्टम होता है, मॉनिटरिंग फाइनेंसिंग पॉलिसीज होती है, इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट जो बीकॉम के अंदर कवर होते हैं, वहां से आपका 55 क्वेश्चंस भी वहां से पूछे जाते हैं और इस तरीके से 110 मार्क्स आपके यहां कवर हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करें तो हम जो एमकॉम की बात कर रहे थे, हमारे पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन से हम जो हमारे जो टॉपिक्स आते हैं जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, उसके साथ साथ हमारा कैपिटल बजटिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल्स हो गए जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, उसके बाद ट्रेंड एनालिसिस हो गया, उसके बाद कॉमन साइज बैलेंस शीट हो गई, कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो गई। इस तरीके से जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके यहाँ पर पीजी में कवर होते हैं। तो पीजी के टॉपिक्स के से भी अच्छा से कवर करके यहां से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो यहां से भी आप 20 मार्क्स जनरेट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो पीजी का क्राइटेरिया थोड़ा इन्होंने कम रखा है, लेकिन हमें तो सक्सेस लेनी है, हमें तो सक्सेसफुल बन के एक सीट तो हासिल करनी है, तो आपको यहां तक भी पहुंचना होगा। यानी कि इन 10 क्वेश्चंस में भी आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाए। और हम सब जानते हैं लास्ट में जो क्राइटेरिया रखा है आरपीएससी ने वो ये होता है कि इन सभी के साथ साथ सभी विषयों में एक साइकोलॉजी भी साथ में होती है। तो साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 30 क्वेश्चन यहां से आपको पूछे जाते हैं, जिसमें आपका एजुकेशन साइकोलॉजी होती है, जिसमें शिक्षा शास्त्र पेडागोजी पूरी होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, और साथ में होती है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर से सिस्टम अप्रोच हो गया, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर हो गया, सारे मॉडल्स हो गए, आईसीटी कंप्यूटर्स की जो टेक्निक्स हो गई, ये सारी जिनको हम हमारे एजुकेशन लाइफ में अप्लाई करते हैं वो सब भी ये जो होते हैं इन सब का मार्क्स क्राइटेरिया करके 30 मार्क्स का लगभग यहाँ से आपको पूछा जाता है। इस तरीके से सेकंड पेपर में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो आप इस मार्क्स का क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अच्छे से वेटेज देते हुए एक सिस्टमेटिक प्लान करके आप स्टडी करके निश्चित रूप से आप सक्सेस ले सकते हैं। और इस तरीके का एक बेहतरीन कोर्स इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर आरपीएससी अड्डा ने तैयार किया है, जहां पर लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं, ऑफलाइन वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, और साथ साथ में टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स, और साथ में जितने भी आरपीएससी से जो अपडेट्स आते हैं वो आपको घर बैठे मिल जाएंगे। तो जल्द से जल्द अभी आप आरपीएससी अड्डा ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बेहतरीन तैयारी के साथ आपको जो भी नोटिफिकेशंस आपको जो जरूरत होती है वो आपको मिल जाए, क्योंकि पूर्व में भी आपको मैंने बता दिया वैकेंसी आप बहुत जल्द आने वाली है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो आरपीएससी अड्डा है वो मेनली कॉमर्स के लिए है, तो कॉमर्स में जो सेकंड पेपर होता है उसका सिलेबस क्या होता है उसको हम शॉर्ट्स में थोड़ा समझ लेते हैं। सिलेबस जो डिस्कस हम करें तो पेपर 2 में जो अभी हमने देखा भी था मार्क्स के अंदर, जो पहला क्राइटेरिया होता है 55 क्वेश्चंस का, वो क्या होता है सीनियर सेकेंडरी लेवल का होता है। यहां से आपको 55 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल में भी बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, आप अच्छी से तैयारी कर सकते हैं हमसे जुड़कर। इसमें आता है जैसे सबसे पहले अकाउंटिंग की बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग, इसमें बुक कीपिंग होती है, सब्सिडरी बुक्स हो गया आपका, फाइनल अकाउंट्स हो गए, एडजस्टमेंट एंट्रीज हो गई, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज हो गई। पूरा सिस्टमेटिक तरीके से एक बेहतरीन कोर्स आरपीएससी ने दिया है, तो आप आराम से इसको टुकड़ों टुकड़ों में अच्छे से प्लान करके पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ होता है आपका ट्रायल बैलेंस हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स हो गए, पार्टनरशिप अकाउंट्स आपका हो गया, इसके अंदर आपका पूरा पार्टनरशिप का बेसिक हो गया, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो गया, फिर डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पूरा पार्टनरशिप अकाउंट्स आपके यहाँ कवर हो रहे हैं। उसके बाद कंपनी अकाउंट्स जिसके अंदर आपका इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर्स, री इशू ऑफ शेयर्स, साथ में होता है आपका डिवेंचर्स जिसके अंदर डिवेंचर्स का रिडेम्पशन हो गया। इस तरीके से यहाँ और कंप्यूटर इन अकाउंट्स, यहाँ तक आपका जो है वो एक तरीके से अकाउंट्स का पार्ट है जो कवर होता है। उसके साथ हम देखें तो फिर आवाज आती है सेकेंडरी लेवल पर, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका शोल हो गया, एकाकी व्यापार, पार्टनरशिप हो गई, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गई। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत की बात करें तो कंसेप्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेशन हो गया, कैपिटल मार्केट्स एंड इसके टाइप्स हो गए, प्राइमरी और द्वितीय जो बाजार होते हैं वो आपका यहाँ कवर हो रहा है। उसके बाद मार्केटिंग आपको दे रखा है, इसमें मार्केटिंग के अंदर पूरे इसके फीचर्स हैं, मीनिंग, फंक्शंस एंड रोल हो गए। उसके बाद एक चैप्टर जो आता है सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल पे वो आता है स्टैटिक्स का, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इसके अंदर आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स हो गए, ये यहाँ पर कवर हो रहे हैं। उसके बाद कुछ इकोनॉमिक्स का पार्ट है जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आता है, उसमें आपका रूरल डेवलपमेंट हो गया। रूरल डेवलपमेंट में आपको एक मैं बात बता दूं, पिछली जो वैकेंसीज होती थी उसमें आरपीएससी ने सिर्फ रूरल डेवलपमेंट ही दिया था, लेकिन जो लास्ट वैकेंसी अभी आरपीएससी ने 2022 में जारी की है उसमें रूरल डेवलपमेंट के साथ की इश्यूज पे फोकस किया गया है कि ग्रामीण विकास और उसकी
क्या क्या की इश्यूज है, मुख्य समस्याएं क्या है, कहाँ ग्रामीण विकास के दौरान जो प्रॉब्लम्स आती है, तो की इश्यूज पे इन्होंने फोकस किया है। और मैं आपको बता दूं अभी किस इश्यूज से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन इस रिसेंटली आरपीसी स्कूल लेक्चर के लास्ट वाले एग्जाम में आए थे, जो कि 11 और 12 अक्टूबर को कराया गया था कॉमर्स का एग्जाम। उसमें अभी किस इश्यूज पे 5 क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे, तो यहाँ पर एक अच्छा वेटेज होता है, तो अच्छा तैयार करने वाला टॉपिक हो गया। उसके बाद हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट हो गया, रोजगार। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस रोजगार के साथ में हमें भले आरपीसी ने बोला नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर बेरोजगारी भी पढ़नी है और पॉवर्टी भी पढ़नी है, क्योंकि पॉवर्टी को दूर करने के लिए थी गवर्नमेंट रोजगार की योजनाएं चलाती है, तो पॉवर्टी कहीं ना कहीं इस रोजगार से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो हमें हिडन फॉर्म में पॉवर्टी भी साथ में पढ़नी होती है। और उसके बाद आती है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, जिसमें क्या क्या हुआ हम सब जानते हैं। एलपीजी होता है हमारा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पर भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक अच्छा बेहतरीन टॉपिक होता है जहां से हम अच्छी पढ़ाई कर सकें। फिर बात आती है ग्रेजुएशन लेवल की, तो सीनियर सेकेंडरी लेवल के बाद हम देखें तो ग्रेजुएशन लेवल से जो हमें टॉपिक पूछे जाते हैं उसमें हमारा होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस हो गया, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस हो गए, जो मैं आपको बता रहा था वो यही आते हैं। इसमें जैसे हमारा रेशियो एनालिसिस हो गया, उसके बाद ट्रेंड एनालिसिस हो गया। ट्रेंड एनालिसिस की हम बात करें, उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ब्रेक इवन एनालिसिस जो हमारा होता है, ये सारी चीजें हमारे इस टूल्स के अंदर कवर होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर। उसके बाद जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आरपीएससी ने सिर्फ हमारे 2 या 3 टॉपिक ही दिए हैं, तो यहाँ से लेकिन क्वेश्चंस भी 3 से 4 पूछे जाते हैं, तो एक अच्छा कवर करने वाले टॉपिक्स होते हैं, जिसके अंदर हमें मटेरियल पूछा जाता है, लेबर पूछा जाता है और ओवरहेड पूछा जाता है, सामग्री, श्रम और उपरिव्यय, ये तीनों टॉपिक हमारे आरपीएससी ने कॉस्ट से कवर किए हैं। उसके बाद हमारा जो अच्छा टॉपिक आता है सबसे छोटा और स्कोरिंग, वो आता है ऑडिटिंग। आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा में ऑडिटिंग का पार्ट भी कवर किया है, तो ऑडिटिंग का बेसिक मीनिंग्स क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, कंपनी ऑडिट्स क्या होती है, ऑडिट्स रिपोर्ट्स क्या होती है, ऑडिट्स के प्रकार क्या होते हैं, इस तरीके से छोटा सा लेकिन अच्छा वेटेज रखने वाला भी आरपीएससी ने ऑडिटिंग के अंदर कवर किया है। उसके बाद आरपीएससी ने एक एक्ट कवर किया है जो हमारा ग्रेजुएशन लेवल पे आता है, वो आता है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें सेक्शन 1 से लगाकर 75 तक पूछे जाते हैं, तो ये आरपीएससी ने ये भी कवर किया और यहां से लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपको यहां से पूछे जाते हैं। और साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि पहले 1986 था और रिसेंटली पिछले 2 या 3 सालों पहले इसको अपडेट किया है, और ये एक्ट जो है अब वो 2019 के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो इस एक्ट को अच्छे से समझकर हमारे आरपीएससी अड्डा से जुड़कर इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर हम बात करें तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंदर हम सब जानते हैं PODSC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, जो भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये भी आपका ग्रेजुएशन लेवल पे कवर होता है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स आ गया, मानव संसाधन, ये भी आपका यहाँ पर कवर होता है। और साथ में होता है मीनिंग एंड नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उद्यमिता। उद्यमिता का जो टॉपिक है यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आरपीएससी कहीं ना कहीं इसको करंट से कनेक्ट करके भी हमारे जो रिकमेंड इंडस्ट्री होती है, जो भी सरकार के उद्योग धंधे होते हैं, जिला उद्योग केंद्र होते हैं, जो भी इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट जो प्लानिंग करती है, उन इंडस्ट्रियल से रिलेटेड भी इनोवेशन क्वेश्चन यहाँ पर करंट से अपडेट करके हमें पूछे जाते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, आर्थिक पर्यावरण हो गया, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो बेसिक फीचर्स होते हैं, मूल विशेषताएं होती है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, नई आर्थिक नीति और उसके प्रभाव है, ये भी आपका यहाँ कवर हो रहा है। उसके साथ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, विदेशी भारत का जो विदेशी व्यापार है वो हम इसमें पूरा कवर होता है, जिसमें उसकी वॉल्यूम, कंपोजिशन, डायरेक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, जो भी निर्यात संवर्धन होते हैं, विदेशी व्यापार का क्या मात्रा होती है, क्या संगठन होता है, किस तरीके की दिशा है, आयात कितना है, निर्यात कितना है, ये सारा आपका यहाँ पर आरपीएससी फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया के अंदर कवर करती है। और उसके बाद एक अच्छा वेटेज रखने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी यहाँ पर आपके सिलेबस में कवर किया गया है, और वो होता है कॉमर्स के लिए नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय, इसकी डेफिनेशन, मेजरमेंट, माप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण। तो यहां पर भी 3 से 4 क्वेश्चन नेशनल इनकम से आपको पूछे जाते हैं। तो ये पूरा सारा जो कोर्स है वो आपका यहाँ ग्रेजुएशन लेवल से कवर हो रहा है, और उसके साथ में आरपीएससी पोस्ट ग्रेजुएशन के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हमको देती है, उसको भी हम शॉर्ट में अभी समझ लेते हैं। वो होता है सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि प्रबंध लेखांकन। उसके बाद आता है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। फिर आता है कैपिटल बजटिंग, पूंजी बजटिंग जिसको हम कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा बिजनेस स्टैटिक्स, ग्रेजुएशन लेवल में भी बिजनेस स्टैटिक्स से रिलेटेड था, और यहाँ पर भी पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड एक टॉपिक हमारा जो आरपीएससी ने कवर किया है, और वो है प्रोबेबिलिटी वाला। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड लास्ट वैकेंसीज में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो
इस तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर हमारा स्टैटिक्स से प्रोबेबिलिटी कवर होता है। उसके बाद हम बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव, यानी कि उपभोक्ता का व्यवहार और उसकी जो क्रय प्रेरणा है, यानी कि उपभोक्ता के क्या व्यवहार होते हैं, उपभोक्ता वस्तु खरीदते समय किस प्रकार का व्यवहार रखता है, और बाइंग मोटिव्स क्या होते हैं, यानी कि उपभोक्ता को क्रय करने के लिए ऐसी कौन कौन सी प्रेरणा होती है, वो भी आरपीसी ने यहाँ पर कवर किया है। उसके बाद आता है मार्केटिंग रिसर्च, जो भी हमने विपणन शोध होते हैं वो यहाँ पर टॉपिक कवर हो रहा है। उसके बाद रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग का क्या रोल होता है, विज्ञापन का विपणन के अंदर क्या रोल होता है। उसके बाद रिसेंट ट्रेंड इज मैनेजमेंट, प्रबंध के अंदर जो रिसेंट ट्रेंड्स हुए हैं, क्या चेंजेस होते हैं, वो भी हम इस टॉपिक्स में कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखें तो आरपीसी ने सबसे जो न्यूली टॉपिक जो पिछले लास्ट टाइम अपडेट किया था वो ये टॉपिक है, डिमांड एंड डिमांड फोरकास्टिंग, मांग और मांग पूर्वानुमान। आरपीसी ने इस टॉपिक को लास्ट वाले एग्जाम में ही अपडेट किया है, और इस एग्जाम में आपको बता दूं जो 12 अक्टूबर 2022 को स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का कॉमर्स का पेपर हुआ था, उसमें आरपीसी ने इस टॉपिक से 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। और आप सब मुझे सुन रहे हैं और आप सबने देखा होगा कि जिन भी स्टूडेंट्स ने लास्ट वाला आरपीसी ने एग्जाम जो दिया है, जिसका अभी रिसेंटली ही 25 मई को प्रोविजनल रिजल्ट आया, अभी फाइनल रिजल्ट भी बाकी है, तो वहां पर आपने देखा होगा इस टॉपिक से आरपीसी ने 5 क्वेश्चंस हमें पूछे हैं। तो कितना बड़ा वेटेज रखने वाला है टॉपिक जो नया ऐड किया, वो आप सबने देखा है। उसके बाद हम देखें तो पब्लिक फाइनेंस लोक वित्त वाला भी हमारा है, जिसमें हमारा सेंट्रल बजट आता है, डेफिसिट फाइनेंस आता है और फिस्कल मैनेजमेंट आता है। उसके बाद हम बात करें तो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन बैंकिंग, जो हमारी इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, उस इंडियन बैंकिंग सिस्टम की क्या प्रणाली है, उसकी क्या समस्याएं हैं, ये सभी भी इस टॉपिक्स के अंदर कवर होते हैं। जिसमें सेंट्रल एंड कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, जो हमारा केंद्रीय और जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनका क्या सिस्टम होता है, बैंकिंग सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुए, जिस तरीके से एलपीजी रिफॉर्म्स हुए उसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर में भी रिफॉर्म्स होते रहते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में क्या सुधार हुए हैं वो सभी आरपीसी ने इस बैंकिंग वाले चैप्टर में हमारा कवर किया है। और उसके बाद आता है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, मौद्रिक और राजकोषीय नीति, ये भी हमारे पीसी के अंदर कवर होता है। इस तरीके से ये पोस्ट ग्रेजुएशन का जो पार्ट है वो आरपीसी ने कवर किया है। और लास्ट में जो हमारा 30 मार्क्स का जो पूछा जाता है और वो हमारा होता है एजुकेशन साइकोलॉजी, इसमें आईसीटी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये सारे हमसे पूछे जाते हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी का जो बेसिक होता है कंसेप्ट, स्कोप, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, इसके अंदर जो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस लर्नर एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर टीचिंग लर्निंग, यानी कि वही शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और इस तरीके के जो हमारा बौद्धिक विकास होता है उन सब के कंसेप्ट, उन सबसे रिलेटेड अवधारणाएं वो यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी में कवर होती है। उसके बाद हमारा बिहेवियरल, यानी कि व्यवहार क्या होता है, व्यवहारवाद क्या होता है, व्यवहारवाद की थ्योरी किसने दी वो, फिर कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सामवेगिक और रचनात्मक रचनावाद वो वाला इसमें कवर होता है, जो कि एक तरह से सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। उसके बाद हम बात करें तो कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य का पूरा यहाँ पर हमारा कवर हो रहा है। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हो गया, समायोजन हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन टीचिंग लर्निंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और उसका टीचिंग लर्निंग पर जो इम्प्लीकेशन होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी आरपीसी ने इस साइकोलॉजी के अंदर कवर किया है। और सेकंड यूनिट जो इसकी होती है वो होती है पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज फॉर एडोलसेंस लर्नर। इसके अंदर हमारा कम्युनिकेशन, ये देखो आप कहीं ना कहीं ये कॉमर्स से छूता हुआ टॉपिक है। अगर आपने कॉमर्स में बीकॉम थर्ड ईयर और एमकॉम पीजी में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपने पढ़ा हो तो कम्युनिकेशन की पूरी बुक चलती है कम्युनिकेशन, तो वो आपका यूं का हूबहू यहाँ पर एक अच्छे से तैयार होता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन में थोड़ा सा एड ऑन किया हुआ है कम्युनिकेशन पढ़ने के बाद कि कम्युनिकेशन किस किस टाइप का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल हो गया, तो ये सारा कम्युनिकेशन का पार्ट यहाँ पर आपका कवर होता है। उसके बाद टीचिंग मॉडल्स होते हैं, जिसमें एक तो एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल आपका सामने है, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इंक्वायरिंग ट्रेनिंग मॉडल है। इस तरीके से 3 मेजर मॉडल्स जो हैं वो आरपीसी ने साइकोलॉजी के अंदर आपके कवर किए। उसके बाद हम बात करें तो प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग, जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं उनका किस तरीके से हम प्रिपेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं हम सब स्कूल व्याख्याता बनने वाले हैं और स्कूल व्याख्याता बनने के बाद हमें क्या करना है कि हमें सेवा देने के लिए स्कूलों में जाना होता है। तो वहां पर हमारे सामने जो स्टूडेंट होते हैं 11th-12th में वो कौन से होते हैं, वो एडोलसेंस एज के होते हैं और एडोलसेंस एज के स्टूडेंट्स को इफेक्टिव तरीके से पढ़ाना है तो कहीं ना कहीं टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होते हैं उनका ज्ञान हमें होना चाहिए, उनको बेहतरीन तरीके से किस तरीके से बनाकर हम स्कूल में प्रेजेंट कर पाए इसका भी ध्यान हमें होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आरपीसी ने साइकोलॉजी के अंदर हमारा इस तरीके का टॉपिक कवर किया है। और उसके बाद लास्ट में आता है कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक जो अधिगम होता है वो भी यहाँ पर आरपीसी ने हमारे साइकोलॉजी में कवर किया है। और उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है 3rd यूनिट का वो आता है यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग,
यानी कि टीचिंग लर्निंग के अंदर कंप्यूटर का यूज किस तरीके से हो, और आईसीटी क्या है वो भी हमारा थोड़ा यहाँ पर कवर होता है। आईसीटी जो आपको मैंने पूर्व में बताया था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एक तरीके से कंप्यूटर से टेक्निकल से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। हम जानते हैं क्योंकि आज का टाइम है वो पूरा टेक्निकल है, साइंस का युग है, तो बच्चों को पढ़ाते समय हमें बेहतरीन सेवाएं देनी होती है। तो उस दौरान हम लैपटॉप का यूज, ओएचपी का यूज, प्रोजेक्टर का यूज, कंप्यूटर का यूज या बहुत सारे ग्रामोफोन, ऐसे बहुत सारे जो टेक्निकल इक्विपमेंट होते हैं उनका हमें भी यूज करते हुए पढ़ाना होता है, ताकि हमारा अधिगम जो है वो सहज बने, सरल बने और अधिक से अधिक बच्चे उसको ज्ञान को सीख सकें। इस तरीके के मटेरियल को जोड़ने के लिए यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक्स हमारे ऐड किए गए हैं। इसमें कंसेप्ट ऑफ आईसीटी, इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच हमें पढ़नी होती है, सिस्टम अप्रोच हमें पढ़नी होती है, और साथ में जो कवर किया गया है वो है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। इस तरीके से आरपीसी ने एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से कॉमर्स स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का सिलेबस हमें प्रोवाइड कर दिया है। तो हम आज से ही शुरू करें एक अच्छी तैयारी, और इस अच्छी तैयारी के साथ जुड़कर अपने विषय को और अच्छा बनाने के लिए, अपने सिलेक्शन को और सुनिश्चित करने के लिए आप हमारे आरपीसी अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और जल्द से जल्द इस कोर्स को हमारे यहाँ से आप परचेज कीजिए। तो हमने पूरे तरीके से आपके सामने इस सिलेबस को रखा है, और हमने क्वेश्चन का क्राइटेरिया हमने देख ही लिया था। सेकंड पेपर हमारा पूरा 300 मार्क्स का होता है, और टोटल हमारा जो पेपर होता है वो होता है 150 प्लस 300, यानी कि 450 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। अब बात करें हम माइनस मार्किंग की, क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप स्कूल व्याख्याता बनने वाले हैं, राजपत्रित अधिकारी पोस्ट को प्राप्त करने वाले हैं, तो आरपीएससी आपके क्वेश्चन जो मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं उसके चयन को लेकर भी कहीं ना कहीं सतर्कता रखता है कि आप आंसर को चूज करते समय कितना सही है या कितना गलत है। तो उसके लिए माइनस मार्किंग भी रखी गई है, और वो रखी गई है आपकी नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। यानी कि अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आरपीएससी आपका 1/3 यानी कि एक तरह से 0.33 मार्क्स आपका लेस करता है, डिडक्ट करता है। तो इस तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से आरपीएससी अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैंने आपके सामने इस पूरे कोर्स को रखा है, तो आप बेहतरीन तैयारी के साथ अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ बुक्स रेफरेंस भी है जो मैं आपको बता दूं। आरपीएससी अड्डा ने आपके लिए एक अच्छा सा बुक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि कुछ चैप्टर्स जो हैं, कौन से चैप्टर कहां से हम पढ़ें ताकि एक बेहतरीन तैयारी को हम अंजाम दे पाए। तो उसके लिए हम देख सकते हैं, जैसे हम देखें तो आपके सामने ये 11th-12th की आपको बुक दिख रही होगी, लेखाशास्त्र 2, ये क्लास 12th की है। यहाँ से भी आपके जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के हैं बहुत सारे टॉपिक्स पर आपके कवर हो जाते हैं, जिसके अंदर अकाउंटिंग हो गया, पार्टनरशिप अकाउंट हो गया, डिबेंचर्स हो गए, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ कवर हो जाएंगे। यही लेखाशास्त्र 2 ही है, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में है जो हमने रखी है, जो आरबीएससी की रिसेंटली चल रही है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। इसके बाद आपको अकाउंटिंग के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आप लेखाशास्त्र के मूल तत्व जो कि सीपीटी के अंदर चलती है, वहां से भी आप कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। इसके साथ में आपको जो मैनेजमेंट के टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सोल, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सारे टॉपिक्स आप आरएल नौलखा की जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो हमारे एमएलएसयू में और बहुत सारे कॉलेजों में बुक्स चलती है, यहाँ से भी आप इस बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। इसके बाद हम प्रबंध की एक और बुक है जो चलती है, राजपुरोहित करके, अजमेरा बुक कंपनी जयपुर की, प्रबंध की बहुत शानदार बुक है, मैंने इसको पढ़ी है, आप भी इसको रेफर ले सकते हैं। उसके बाद व्यू रचनात्मक प्रबंध की आती है जो सीए मनीष बमसर की आती है, यहाँ से आप कम्युनिकेशंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके जो टॉपिक्स है वो यहाँ से कवर हो सकते हैं। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, भारत में आर्थिक पर्यावरण हो गया, ओजैन ओझा सर की चलती है। उसके साथ साथ ये बहुत सारी बुक्स है, आपको करंट के इकोनॉमिक्स से डेटा लेने के लिए प्रतियोगिता दर्पण को आप बार बार देख सकते हैं। उसके साथ में भारतीय अर्थ में लाल एंड लाल, यहाँ से आप नेशनल इनकम भी पढ़ सकते हैं और टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी बुक्स हैं जो यहाँ पर हमने रेफरेंस के लिए आपके लिए रखी हुई है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि इन सभी बुक्स को एक एक टॉपिक के लिए इतना पढ़ना मुश्किल है, तो मैं उसी के लिए आपको बता रहा हूँ कि आरपीएससी अड्डा ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक इतना शानदार तरीके से बहुत ही अच्छा वेटेज रखने वाला अच्छे कंटेंट के साथ टॉपिक तैयार किया है, जिनको पढ़कर आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं और निश्चित रूप से सक्सेस ले सकते हैं। तो इन सभी बुक्स का निचोड़ जो है वो आरपीएससी अड्डा ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक कोर्स बनाकर उसको तैयार किया है। तो जी हाँ, इस तरीके से आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सफल होने का और एक अच्छे स्कूल व्याख्याता बनने का सपना आप पूरा कीजिए और हमारे प्लेटफॉर्म से निश्चित रूप से आप जुड़िए। थैंक यू सो मच।